सीधा सौदा में आप सबका स्वागत है। हमारे एक्सपर्ट्स हैं हमारे साथ, रजत बोस, प्रकाश दीवान और के सुब्रमण्यम साहब। अब फोकस हम करें कुछ और स्टॉक पर जहां पर एक्शन आज रहने वाला है। शॉर्ट पोजीशन बनाने के लिए एक स्टॉक और रजत आपसे राय लेना चाहता हूं और वो है आईओबी, इंडियन ओवरसीज बैंक। फंडामेंटली भी शायद प्रकाश एग्री करेंगे कि सारे सरकारी बैंक में सबसे ज्यादा एसेट क्वालिटी अगर कहीं कमजोर है तो वो आईओबी में है। और अब उसको देखकर केयर ने क्या किया है, कल इसकी रेटिंग की है कम। A- थी पहले, A- से घटाकर कर दी ट्रिपल बी। अच्छा, मुझे याद है कि ये रिजल्ट आया था तब 20 रुपए के नीचे गया था स्टॉक, लेकिन अब ये जो सब बैंक चले हैं चढ़कर 26 रुपए पर ये भी आ गया है। ये सही मौका है फिर से शॉर्ट करने का जब तक ये वायदा कारोबार से बाहर नहीं निकले। रजत, क्या कहेंगे आप? ये कल के दिन अपना 50 डे मूविंग एवरेज को टेस्ट किया है, तो उसी के आसपास में मान लीजिए कि 50 डे मूविंग एवरेज इसका 26 रुपया 30 पैसा पे है। 26 रुपया 20 पैसा पे ये क्लोज दिया है। 26 रुपया 30 पैसा के ऊपर, मतलब 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन नहीं करे तो आप शॉर्ट कर सकते हैं। अगर कोई कारण से नीचे खुल दिया और ये नीचे खुलने के बाद में 25 रुपया 75 पैसा तोड़ देता है, तब डेफिनेटली इसको शॉर्ट कीजिए। ये नीचे सपोर्ट इसका 24 रुपया 50 से 24 रुपया 75 पैसा के बीच में है। 24 रुपया 50 पैसा का लेवल तोड़ने से ये 20 रुपया की और फिर से चलने लगेंगे। For disclosure from my side, this is one of the banking stocks that I got stuck with. ये मेरे पास में रह गया है कुछ। अच्छा, जो लास्ट रेमिनेंस नहीं बेचा था। रजत, चलिए, आप टेक्निकल एक्सपर्ट होके इसमें अटक गए। मैं एक फंडामेंटल राय दिलाता हूँ आपको, प्रकाश दीवान। प्रकाश, रजत को क्या करना चाहिए ये बताइए। बिल्कुल शॉर्ट करना चाहिए, निकलना चाहिए। इनके केस में तो निकलना चाहिए। रजत, आई कैन टेल यू सम ऑफ द कंपनीज जो अच्छी वाली जो है, उनके साथ साथ ये जो कचरा ऊपर आया है बैंक्स में, उसकी सूची काफी लंबी है। उसमें देना बैंक, यूनाइटेड बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक, पर ये उसमें अव्वल नंबर पे खड़े रहता है। अच्छा, सुब्रमण्यम साहब ये बताइए, कैश में जो डिलीवरी वो तो बेचने के लिए प्रकाश ने बोल दिया, आप एफएनओ में शॉर्ट करने के लिए बोलेंगे रजत को? जी, यहाँ पर जो भी टेक्निकल्स की बात की इन्होंने, आई थिंक मैं सहमत हूँ, क्योंकि आई थिंक पीएसयू बैंकिंग स्पेस में अगर आप देखें तो ये शायद ये सबसे वीक स्टॉक है। और यहाँ पर अगर बाई चांस करेक्शन आवे तो सबसे पहले शायद इसी में आवे। तो आई थिंक इस पर कोई उम्मीद रखना नहीं चाहिए और आई थिंक यहाँ शॉर्ट कर सकते हैं। चलिए, तो बायो भी कोई उम्मीद नहीं है। ये रेटिंग एजेंसी इतने लेट क्यों जागती हैं? आप देखिए, नहीं, तो शुरुआत है, ये शुरुरुआत है। इनफैक्ट इस टाइप के डाउनग्रेड्स अब बहुत आएंगे मार्च से पहले। ये इतने लेट नहीं है, अभी तक डी तक कम पहुंचा है। चलिए, खैर, इस शेयर के ऊपर आज नजर रहने वाली है और नजर रहने वाली है टाटा मोटर के स्टॉक पर भी। लेकिन यहाँ अच्छी खबरें हैं प्रकाश। हम देख रहे हैं पिछले कुछ दिनों से जो यूएस की बिक्री के आंकड़े आ रहे हैं, ग्लोबल सेल्स के आंकड़े आ रहे हैं, वो काफी शानदार आ रहे हैं, उत्साह देने वाले आ रहे हैं टाटा मोटर्स के लिए। जेआरआर के जो यूएस सेल्स है वो 25% बढ़ी है, जैगुआर की जो यूएस सेल्स है वो 7% बढ़ी है और लैंड रोवर की यूएस सेल्स 30% बढ़ी है। टाटा मोटर्स में तेजी करनी चाहिए कैसे? लॉन्ग टर्म बेसिस पे बहुत बढ़िया शेयर है और बनता जा रहा है, क्योंकि अब जो चाइना का फैक्टर था वो सारा आप समझिए कि इसमें से निकल चुका, जो नेगेटिविटी थी। और अब इसके जो ग्रोथ है ये निर्भर है यूएस के मार्केट पे और नॉन जैसे लैटिन अमेरिकन मार्केट्स में भी, जहां पे इन्होंने कुछ बढ़त हासिल की है। दूसरी चीज एवं ये देखिए कि हिंदुस्तान के बजट में जो एक अच्छी पॉजिटिव चीज आई और इसकी बॉडी लैंग्वेज कंपनी की आपको दिख रही है। इन्होंने सबसे पहल की पैसेंजर सेस बढ़ने के बाद ये जो 1% सेस जब बढ़ी तो इन्होंने ऑलरेडी पास ऑन करना शुरू कर दिया है। बिल्कुल, जो बाकी अभी भी सोच रहे हैं, समझ रहे हैं कि इसको कैसे किया जाए। इसका रीजन ये है कि इनका पैसेंजर कार में इतना इम्पैक्ट होता नहीं है। इनको कमर्शियल व्हीकल से इस बार रोड डेवलपमेंट की वजह से बहुत इंप्रूवमेंट मिलेगा, क्योंकि जो अपसाइड वो बसेस की या छोटे छोटे वाहनों की होगी, यातायात के लिए जो यूज होंगे, ये जो प्रधानमंत्री सड़क योजना, ये वो सब की वजह से उसमें ये हर जगह पे प्रेजेंट है और वहां इनको काफी फायदा होगा। ओके, तो इस बीच बाजार खुल चुके हैं प्री ओपनिंग सेशन में और रुपए ने आज चौका मारा है तेजी का। लगातार चौथा दिन करेंसी मार्केट की मजबूती का 67 रुपए 40 पैसे ये है लेवल। इस वक्त जो 69 के लेवल के आसपास पहुंचकर रुपया रिकवर हुआ है। बेहद शानदार रिकवरी करेंसी मार्केट में होती हुई दिखी है। तो कम से कम आज हमारे शुरुआत करने के लिए संकेत तो करेंसी मार्केट से भी बेहतर आता हुआ दिख रहा है। और आप देख सकते हैं प्री ओपनिंग सेशन में 7,400 के पार खुलने की तैयारी है। निफ्टी की 45 अंक ऊपर है, 60 अंक ऊपर सेंसेक्स है। मजबूत क्या है वो बता दूं आपको। अब भी बैंक ही मजबूत दिख रहे हैं, एसबीआई पीएनबी दोनों ही मजबूत है। कोल इंडिया 2% ऊपर है, एनटीपीसी 2% ऊपर। सरकारी कंपनियों पर नजर रखिए।
जो मजबूत दिख रही है, और इसलिए नहीं, थोड़ी देर बाद आगे और बताने वाला हूं मैं आपको क्यों सरकारी कंपनियों पर आज नजर रखनी चाहिए, वो भी थोड़ी देर में बताऊंगा। लेकिन फिलहाल अच्छी खासी तेजी यहां पर होती दिख रही है। हीरो मोटोकॉर्प 3% नीचे, तो ये शुरुआती कारोबार का रुझान, करेंसी मार्केट की मजबूती बरकरार है इस वक्त। टाटा स्टील ये है स्टॉक जिस पर राय लेना चाहता हूं सुब्रमण्यम साहब आपसे। 1877 करोड़ का जमशेदपुर का एक प्लांट था जिसके लिए इन्हें मंजूरी मिली है। स्टॉक्स तो जबरदस्त मोमेंटम में है, कल भी इतनी तेजी के साथ बंद हुआ। हिंडाल्को को टॉप पिक के तौर पर रजत बोस ने चुना है खरीदारी करने के लिए। आप टाटा स्टील खरीदेंगे क्या? जी, टाटा स्टील की अगर हम बात करें तो एक अभी मेटल स्पेस में आई थिंक ये तीसरा स्टॉक है जो 200 डीएमए के ऊपर चला गया। ये काफी अहम है क्योंकि अगर आप मेटल स्पेस में इतनी सारी वीकनेस देखें उसके चलते, और यहाँ पर जहां पर मार्केट में गिरावट, इतनी जबरदस्त गिरावट लेकर लगातार इसने 225-30 इसके आसपास सपोर्ट लिया है। तो मेरा मानना है कि शायद नियर टर्म पे आई थिंक अगर किसी को दाव लेना है तो शायद हो सकता है आज एक उछाल मिले 275-80 तक जाने की पोटेंशियल रखती है। लेकिन डेफिनेटली एक अच्छी इंडिकेशन है और मेरा मानना है कि शायद नीचे अगर मिले तो डेफिनेटली इसमें एक बाई रेटिंग कर सकती है। करंट लेवल पे आई थिंक यहाँ पे इस खबर की लिहाज से अगर कोई उछाल मिले तो आई थिंक मेरा मानना है कि शायद थोड़ी बहुत मुनाफा वसूली कर सकते हैं। ऑलराइट, ये राय टाटा स्टील पर निकल कर आ रही है, लेकिन ब्रोकरेज हाउसेज इस समय क्या राय दे रहे हैं खास स्टॉक्स पर, ये बताने के लिए हमारे साथ नियति अब जुड़ चुके हैं। नियति, बताइए आईटीसी और पावर ग्रिड पर ब्रोकरेज हाउसेज की क्या रिपोर्ट्स हैं? बजट की अनसर्टेनिटी यहाँ पे खत्म हुई है और आईटीसी पे लगातार अपग्रेड के कॉल्स आ रहे हैं। जेपी मॉर्गन आज इसको अपग्रेड करा है, न्यूट्रल से इसकी रेटिंग बढ़ा के ओवरवेट की इन्होंने कर दी है। 340 का इनका लक्ष्य था जिसको इसको बढ़ा के 370 का कर रहे हैं। डबल डिजिट ईपीएस ग्रोथ का इनको अनुमान है अगले 1 साल के अंदर, और 10% की जो एक्साइज ड्यूटी हाइक थी वो इनके अनुमान से कमाई है, ये काफी पॉजिटिव है। आगे आपको 370 तक के लक्ष्य ये आईटीसी दिखा सकता है। 15 से 16% की मौजूदा भाव से तेजी शेयर में आ सकती है। पावर ग्रिड पे भी एक अपग्रेड का कॉल आया है। नोमुरा का बाय का कॉल ये दे रहे हैं। टारगेट प्राइस इन्होंने 174 से बढ़ा के 186 का कर दिया है। मौजूदा भाव से 38% की तेजी आ सकती है। मीडियम टर्म में जो अर्निंग्स के जो आउटलुक है वो इनको पॉजिटिव लग रहे हैं। आगे चल के जो कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ होगी वो और बढ़ती हुई नजर आएगी, और इसमें आपको निवेश करने की सलाह दे रहे हैं। 186 तक के लक्ष्य आपको पावर ग्रिड भी दिखा सकता है। ओके, लेकिन इसके अलावा नीति जो 2 और स्टॉक है जिन पर रिपोर्ट्स आई है, और वो है टेक महिंद्रा और आईजीएल। किन ब्रोकर्स की रिपोर्ट आई है और क्या उन्होंने कहा है अपनी रिपोर्ट्स में? जेफरीज टेक महिंद्रा को होल्ड से बाय की रेटिंग पे अपग्रेड करा है। हालांकि टारगेट प्राइस इन्होंने थोड़ा सा ट्रिम किया है। 540 का इनका लक्ष्य था जिसको अभी घटा के 530 का कर रहे हैं। 16% की मौजूदा भाव से यहाँ पे तेजी देखने को मिल सकती है। मार्केट्स डिस्काउंट करके चल रहा है जो नॉन टेलीकॉम बिजनेस के जो मेरिट्स हैं उसको आगे चल के जिस तरह से वीकनिंग मैक्रो है या फिर अनफेवरेबल जो मजबूती होती है रुपए में, वो एक बड़ा रिस्क हो सकता है। मगर फिलहाल अपग्रेड का कॉल ये दे रहे हैं। निवेश करके चलिए, 530 तक के लक्ष्य आपको टेक महिंद्रा दिखा सकता है। 15 से 16% की मौजूदा भाव से तेजी आ सकती है। आईजीएल पर आज सिटी मेंटेन कर रहा है अपनी निवेश की सलाह। 632 तक के लक्ष्य इन्होंने दिए हैं। मौजूदा भाव से आपको 20% की तेजी दिखा सकता है। और इवन फॉर्मूला दिल्ली में फिर से दोबारा लग सकता है अप्रैल के आसपास, 15 अप्रैल के आसपास, जिससे जो प्राइवेट टैक्सीज हैं या जो कार्स हैं उनका कन्वर्जन होगा सीएनजी पे। आईजीएल को सीधा सीधा फायदा होगा। 632 तक के लक्ष्य के लिए आपको आईजीएल में निवेश करना चाहिए। तो ये तमाम रिपोर्ट्स आज बड़े ब्रोकर्स की तरफ से जिनका असर दिखेगा इन शेयरों पर। शुक्रिया नीति। अच्छा, जो मैं आपको कह रहा था कि क्यों आज आपको सरकारी कंपनियों पर नजर रखनी चाहिए, वो आपको बता दूं। ये देखिए स्टॉक 2020 का रिकैप। पूरी की पूरी टीम पर नजर डालिए। आज सरकारी कंपनियों के ऊपर फोकस रह सकता है। जिस तरह से पिछले 2 ट्रेडिंग सेशंस में पीएसयू स्टॉक्स ने और खासतौर पर बैंकिंग शेयरों ने अच्छा प्रदर्शन दिखाया है। ये तमाम फर्टिलाइजर कंपनियां जिनके पास अच्छे एसेट्स हैं, इनके पास भी बड़ी लैंड बैंक्स हैं और सरकार यहां पर कोशिश कर रही है कंपनियों को रिवाइव करने के लिए। आईटीआई, एचएमटी, एमटीएनएल, ये 3 ऐसे सरकारी कंपनियां हैं जो मुश्किल में। एनडब्ल्यू यूनिलिवर के ऊपर भी सिलेक्टर्स काफी बुलिश हैं। एसजेवीएन जैसी कंपनियों के ऊपर भी आज आपकी नजर होनी चाहिए, और नजर होनी चाहिए फर्टिलाइजर शेयरों पर। आरसीएफ में एक अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है, और फ्री हिट के तौर पर फैक्ट को टीम में शामिल किया। एक और फर्टिलाइजर कंपनी जीएसएफसी पर भी सिलेक्टर्स काफी बुलिश हैं। एनबीसीसी इसलिए फोकस में रहेगा क्योंकि स्टॉक स्प्लिट को लेकर अगले हफ्ते बोर्ड बैठक होने वाली है, और एससीआई पर भी नजर रखिए। तो सारी की सारी सरकारी कंपनियों के ऊपर आज सिलेक्टर्स की नजर है।
फंडर्स हमारी टीम देखिए इसमें एक सेल है और पहला काउंटर बाय का है स्पाइस जेट। इसके अंदर जो ड्यूटी सेस की लग रही है टिकट्स के ऊपर वो हटाई जा सकती है, फायदा मिलेगा। फ्यूचर रिटेल ट्रेंड के साथ करार कर रहा है, आज इसकी अनाउंसमेंट होने वाली है, तो फ्यूचर रिटेल के दोनों शेयर चल सकते हैं। टाटा स्टील को एक्सपेंशन की मंजूरी मिल गई है, 1800 करोड़ की, फायदा मिलेगा। एनएफएल पे आप नजर रख सकते हैं, स्पेस पे नजर रखें क्योंकि मानसून बेहतर आ रहा है, आंकड़े अच्छे आ रहे हैं और आज फर्टिलाइजर स्पेस के अंदर काफी अच्छा मूव मिल सकता है, इस पे आप नजर रखें। एसएल टेक को एक बड़ा ऑर्डर मिला है, इस पे आप नजर रखें। हिमाद्री केमिकल के अंदर काफी अच्छा स्ट्रांग मूव मिल सकता है क्योंकि इंफ्रा बूस्ट से इसका कोल टार और साथ ही साथ इसका जो केमिकल बिजनेस है वो काफी तेजी से बढ़ता हुआ दिख रहा है क्योंकि ऑटो को सप्लाई करता है। जेवीएल एग्रो पे नजर रखें, क्यूआईपी के जरिए रकम जुटा रहा है और साथ ही कोल इंडिया पे भी आपको शॉर्ट के हिसाब से, डेरिवेटिव शॉर्ट के हिसाब से ध्यान रखना है आज। तो हेमंत, आज आपने सरकार का मार्केट कैपिटलाइजेशन बढ़ाने का पूरा इरादा बना लिया है। देखिए, आप पिछले 2 ट्रेडिंग सेशन से जिस तरह से पीएसयू बैंकों में तेजी देखने को मिल रही है और सब इसी बात पे तेजी तो कर रहे हैं ना कि लैंड बैंक काफी है। सरकारी कंपनियों के पास तो सबसे ज्यादा लैंड बैंक है। एमटीएनएल की लैंड बैंक आप जानते ही हैं, आरसीएफ की लैंड बैंक के ऊपर कई रिपोर्ट्स लिखी जा चुकी हैं। तो फर्टिलाइजर कंपनियों के पास भी काफी लैंड बैंक है, तो हमने सोचा एसेट्स काफी अच्छी हैं, तो हमने सोचा आज पूरी की पूरी टीम ऐसी बनाई जाए जिसमें केवल और केवल सिर्फ और सिर्फ सरकारी कंपनियां और फर्टिलाइजर इसमें पैक में हम दोनों की टीम में कॉमन तार भी था। कुछ देर पहले प्रकाश भी कह रहे थे कि मॉनसून अच्छा होगा तो अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है। बताइए, आपको लगता है कोई फर्टिलाइजर शेयर में खरीदारी करनी चाहिए इस समय? आपने हालांकि फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज पाइप वाली कंपनी की पोजीशन। नहीं, फर्टिलाइजर एज ए स्पेस बहुत पॉजिटिव है, नो डाउट, क्योंकि पैसा अगर रूरल इसमें आएगा, डिस्पोजेबल इनकम बढ़ेगी और जो बैंक्स को प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग के लिए ईज हो जाती है, वो उसको उसके साथ साथ फर्टिलाइजर का सेल हमेशा इंप्रूव रहता है। और दूसरी चीज मुझे जो लग रहा है कि यूरिया को लेकर डीकंट्रोल की जो पॉलिसी है वो बहुत जल्द सरकार लाएगी, क्योंकि उस सब्सिडी बर्डन का जो बजट में आंकड़ा है वो अगर आपने देखा हो तो काफी कम है, तो उसको एक्सप्लेन करने के लिए कुछ ना कुछ तो उनके पास विकल्प रहेगा। और वो जैसे ही आता है तो ये फर्टिलाइजर कंपनी जो खास करके जो बड़ी है, आरसीएफ हो गया, एफएसीटी हो गया, इसमें काफी अच्छी खासी बढ़त मिलेगी। ओके, तो ये तमाम फर्टिलाइजर स्टॉक्स आज आपके रडार पर होने चाहिए एक्शन के लिहाज से। रजत, स्पार्क, सन फार्मा एडवांस रिसर्च, इस स्टॉक के चार्ट्स देखकर जरा बताएं क्या एक्शन हो सकता है। 5 तारीख को बोर्ड बैठक है, राइट्स इश्यू को लेकर कितना होगा, क्या प्राइस पर होगा, क्या रेशियो होगा, ये सब तय किया जाएगा। खरीदा जाए इसमें इससे पहले या फिर छोड़ दें? नहीं, खरीदा जाए, क्योंकि ये जिस तरीका का चार्ट पैटर्न दिखा रहे हैं और मूविंग एवरेज में कन्वर्जेंस आया है, बुलिश कन्वर्जेंस, उसके चलते एक बार तो ये ऐसा ही समझ में आ रहा है कि इसका मिनिमम आज के दिन आप 10 से 11 रुपया का मूवमेंट, मतलब 290 पे 50 डे मूविंग एवरेज है, कल 279 पे बंद दिया है, वहां तक तो एक बार ऊपर की तरफ मूवमेंट दे सकता है। ऐसा भी आप खरीदारी जो कर रहे हैं वो बॉटम पे कर रहे हैं, 250 के आसपास पहुंचने के बाद में ये कुछ ऊपर आया है, बट बाकी जहां तक बाकी काउंटर्स के सवाल है वहाँ काफी अच्छा मूवमेंट हो चुका है। यहाँ पे ऐसा कोई खास मूवमेंट आपने देखा नहीं। 290 पार करने के बाद में 305 का स्तर भी छू सकता है। इट लुक्स गुड एंड फ्रॉम अ लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव हमको लगता है कि ये काउंटर में खरीदारी करके बने रहना ही बेहतर रहेगा। तो यहाँ पर खरीदारी कर सकते हैं आप। स्पार्क इस कॉर्पोरेट अनाउंसमेंट से पहले आज फोकस में रह सकता है, और एक कॉर्पोरेट अनाउंसमेंट दरअसल एनबीसीसी में भी हुआ है। मुझे याद है आपकी बजट से पहले ये एक फेवरेट पिक भी थी, और अब यहाँ पर स्टॉक स्प्लिट हो रहा है। ट्रेडर्स के लिए काफी अच्छी बात, सेंटीमेंट के लिहाज से अच्छी खबर। ये बताइए कितनी तेजी हो सकती है आज इसमें? नहीं, आज तो शुरुआत होगी एक नए उसके दौर की, जहां पे रिटेल पार्टिसिपेशन बढ़ सकता है अच्छा खासा। और हमने कई बार इसमें फीडबैक भी मिला कि कंपनी सबको अच्छी लगती है लेकिन बहुत हाई प्राइस लगती थी। तो अब ये अगर इसमें ये कॉर्पोरेट एक्शन आएगी तो उसके बाद मुझे लगता है डिस्ट्रीब्यूशन और वाइडली ओन्ड हो जाएगी कंपनी, और मेरा लक्ष्य इसका 1150 का है, ऑफ कोर्स इस एक्शन से पहले वाला, तो वो जरूर हासिल होगा। कंपनी की रफ्तार जो है वो पिकअप हो जाएगी इसके बाद। ओके, चलिए, तो अगले हफ्ते 11 तारीख को बोर्ड की एक बैठक होगी जिसमें स्टॉक स्प्लिट के ऊपर विचार करेगी कंपनी। ये कॉर्पोरेट अनाउंसमेंट कल बाजार बंद होने के बाद सामने निकल कर आया, तो इस पर नजर आपकी जरूर होनी चाहिए। लेकिन आज भी क्या पीएसयू बैंकिंग पैक फ्लेवर ऑफ द डे हो सकता है कल की रैली के बाद? सुब्रमण्यन साहब बताइए क्या लग रहा है, क्योंकि प्री ओपनिंग सेशन में मैं देख रहा हूं मजबूती के साथ खुलेंगे आज फिर से पीएसयू बैंक्स, इस तरह के संकेत यहां पर तो देखने को मिल रहे हैं।
जी जरूर, आई थिंक जो भी शॉर्ट कवरिंग रैली देख रहे हैं और खास करके यहाँ पर न्यूज फ्लो इतनी पॉजिटिव है और अभी और ऐसी जारी रहे तो आई थिंक बैंक स्पेसिफिक न्यूज फ्लो आ रही है, तो आई थिंक शॉर्ट कवरिंग रैली जाने की अभी भी रहने की संभावना है। इसलिए मैंने यूनियन बैंक भी दिया है। आई थिंक पीएसयू बैंक में आई थिंक वो एक बेटर स्टॉक लग रहा है मुझे, जो यहाँ से और पोटेंशियल रखती है। तो 121 के आसपास बंद हुआ है, आई थिंक 135 यहाँ तक डेफिनेटली जाने की संभावना है। और बाकी ऐसे भी स्टॉक्स हैं जहां पर अभी भी काफी ओवरसोल्ड है, लाइक्स ऑफ सिंडिकेट बैंक, आई थिंक वहां पर भी पोटेंशियल है। तो आई थिंक गिने चुने स्टॉक्स पे कॉन्सेंट्रेट करनी चाहिए। आई थिंक पूरे पैक पे आई थिंक शायद ना उसमें पोटेंशियल ना रहे, तो खास करके जो जैसे मैंने बताया यूनियन बैंक और या तो फिर सिंडिकेट बैंक, इस पे ध्यान दिया जा सकता है। आई थिंक आज भी अच्छी खासी यहाँ पर शॉर्ट कवरिंग रैली देखने को मिल सकती है। अच्छा सुब्रमण्यम साहब, मुझे आपसे वो ऑप्शंस की रणनीति भी लेनी चाहिए थी। आपने हिंदुस्तान यूनिलीवर HUL में ऑप्शंस में ट्रेड करने की राय दी है, बताएं उसके बारे में विस्तार से। जी अभी तक हमने जो रैली देखी यहाँ पर इसका काफी यहाँ पर भागीदारी रही है बैंक्स की। तो मेरा मानना है कि शायद अगर आज मार्केट थोड़ी बहुत कंसोलिडेशन फेज पे जाती है तो निफ्टी के जो यहाँ पर बाकी दिग्गज कंपनी जैसे HUL, आई थिंक उसकी सहारा शायद लेने पड़े। और कल की भी मार्केट में हमने यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप देखी है, एक बढ़त भी देखी है। तो मेरा मानना है कि शायद 840 का एक कॉल 25-30 के रेंज पे ले सकते हैं और मेरा मानना है कि शायद 870-75 तक जाने की संभावना है। तो आई थिंक वहां 25-30 के रेंज पे ले और एक मॉडेस्ट टारगेट 40-45 यहां तक उम्मीद कर सकते हो। तो आई थिंक एक अच्छी बेट बन सकती है आज के दिन के लिए। इतना इन द मनी का कॉल क्यों ले रहे हैं आप? 850 के आसपास मेरे ख्याल से भाव, एक बार मैं जरा लीवर का भाव आपके सामने रखूं। जी 855 पर बंद हुआ है, आप 840 का कॉल लेना चाहते हैं? ज्यादातर हमने यही देखा है कि यहाँ पर अगर मार्केट में करेक्शन मोड आती है तो टाइम वैल्यू जल्दी घट जाती है। तो इन द मनी एक अच्छी खासी फेवरेबल रहती है। तो उस लिहाज से आई थिंक यहाँ पर एक इन द मनी कॉल, जहां पर वैसे भी अगर आप देखें तो इन द मनी कॉल में भी अच्छी खासी टाइम वैल्यू की प्रीमियम रहती है, क्योंकि अभी सीरीज काफी लंबा है। तो उस लिहाज से आई थिंक जिसको एक रिस्क एपिटेट है तो उसी लिहाज से आई थिंक यहाँ पर एक इन द मनी कॉल लेना बेटर स्ट्रैटेजी रहता है। परफेक्ट। चलिए कुछ और स्टॉक्स पर नजर रखिए। आज विजय माल्या ग्रुप की कंपनियों पर नजर होगी। यूबी होल्डिंग, मैकडॉवल होल्डिंग, यूनाइटेड स्पिरिट्स में तो हालांकि उन्होंने डीआईजीओ के साथ करार कर लिया है, लेकिन हमने देखा है कि ये स्टॉक भी, यूनाइटेड स्पिरिट्स भी पिछले कुछ दिनों से काफी तेज करेक्शन दिखा रहा है। आप देखिए 2833 के भाव देखने को मिले थे, उसके बाद से ये 2500 के आसपास पहुंच गया है। तो इस पैक के ऊपर भी नजर होगी। लेकिन फ्यूचर ग्रुप के शेयर काफी अच्छा फ्यूचर दिख रहा है आज के लिए। अनिल, अच्छी तेजी दिखा सकते हैं फ्यूचर रिटेल, फ्यूचर कंज्यूमर में अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है इस तरह के। बिल्कुल, लेकिन तेजी दिखेगी पूरी बाजार में। 145 अंक ऊपर है सेंसेक्स प्री ओपनिंग सेशन में और निफ्टी 7430 के आसपास 60 अंकों की मजबूती के साथ। मिड कैप शेयरों में ज्यादा बेहतर मजबूती दिख रही है और इंटरेस्टिंग बात है कि बैंक निफ्टी आज उतना मजबूत नहीं दिख रहा है जितना सेंसेक्स और निफ्टी। लेकिन ये प्री ओपनिंग सेशन के रहस्य, असली एक्शन तो बस अब से 10 सेकंड बाद शुरू होने वाला है, तब आपको पता चलेगा कौन कितना भागता है। लेकिन रफ्तार की तैयारी टाटा मोटर्स की साफ तौर पर दिख रही, क्योंकि JLR के जो आंकड़े हैं बिक्री के वो काफी मजबूत नजर आ रहे हैं। हिंडाल को तेजी दिखाएगा 2% ऊपर, रजत ने पहले ही बोल दिया आज बाजार खुलने के बाद कि ये शेयर चलने वाला है, मजबूत है 2% ऊपर। टाटा स्टील की बात सुब्रमण्यम साहब कर रहे थे, खरीदिए 2% मजबूत ये स्टॉक दिख रहा है। ये तमाम स्टॉक तेजी करने के लिए तैयार है। 165 अंकों की तेजी के साथ शुरुआत हुई है सेंसेक्स पर, अब 180 अंक ऊपर है। 24,400 के पार शुरुआत सेंसेक्स ने की है। निफ्टी 7,425 के लेवल पर 55 अंकों की मजबूती के साथ 4% की मजबूती सेंसेक्स निफ्टी में और 0.5% ऊपर है बैंक निफ्टी। मजबूती कहां से? माफ कीजिएगा, मेटल स्टॉक्स टाटा स्टील, हिंडाल्को, वेदांता टॉप 3 गेनर। इसके अलावा टाटा मोटर्स और डॉक्टर रेड्डीज को जो एक US FDA की मंजूरी मिली दवा के लिए, उसका फायदा दिख रहा है यहां पर। बैंक्स मजबूत है, PNB ने मजबूत शुरुआत की है, एक्सिस बैंक ऊपर है। तो ये कुछ एक बैंक्स मजबूती के साथ कारोबार करते हुए दिख रहे हैं। कमजोर क्या है निफ्टी में? गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया, गेल, ICICI बैंक थोड़ा कमजोर है, तो यहां पर थोड़ी बहुत बिकवाली का दबाव। आइए वायदा कारोबार का हाल बता दूं आपको, यहां पे कौन से स्टॉक्स भाग रहे हैं। फार्मा स्टॉक्स में तेजी बरकरार है। डॉक्टर रेड्डीज टॉप गेनर, वोखार 2.5% ऊपर है। ये दोनों शेयर मजबूत है। इसके अलावा टाटा मोटर्स का DVR मजबूत है, टाटा स्टील मजबूत है, आईबुल हाउसिंग फाइनेंस में 2% की तेजी है और छोटे बैंक्स में सिंडिकेट, इलाहाबाद,
अभी भी मजबूत खुले ये सारे स्टॉक्स एक्शन में दिख रहे हैं इस वक्त। तो कुल मिलाकर 185 अंकों की तेजी, 55 अंक मजबूत निफ्टी और शानदार खरीदारी। लेकिन बैंक निफ्टी पे रखिए नजर, लाल निशान में फिसलने की तैयारी करता हुआ दिख रहा है, एकदम फ्लैट कारोबार होता हुआ दिख रहा है। तो सेंटीमेंट के लिहाज से अगर आपको संकेत बैंक निफ्टी से लेना है तो वो देखिएगा, क्योंकि हम कल यही कह रहे थे कि कल के डेटा में देखिए 2 लाख शेयर कम हुए हैं बैंक निफ्टी के ओपन इंटरेस्ट में, खरीदारी नहीं हुई है, यहाँ पर जरूर नजर। आईसीआईसीआई बैंक ही है, देखिए बैंक निफ्टी को ऊपर नहीं जाने दे रहा है, 1.5% नीचे ये स्टॉक इस समय ट्रेड कर रहा है। लेकिन अगर आप इसको छोड़ दें तो बाकी सारे बैंकों में तेजी देखने को मिल रही है। तो क्योंकि बड़ा कंट्रीब्यूटर है इस बैंक निफ्टी का, तो ये एक ऐसा स्टॉक है जो दबाव में, जिसके चलते आज यहाँ पर तेजी नहीं हो रही है। और रजत कह भी रहे थे कि बैंक आईसीआईसीआई बैंक पर नजर रखनी चाहिए, वो कह रहे थे कि थोड़ा दबाव देखने को मिलेगा। लेकिन बाकी चौतरफा तेजी आप देखिए, घबराने की बात ऐसी लग नहीं रही है। फ्यूचर रिटेल, फ्यूचर कंज्यूमर 4 से 5% की तेजी देखने को मिल रही है। अब स्टार बाजार के स्टोर्स पर फ्यूचर ग्रुप के जो ब्रांड्स हैं वो अवेलेबल होंगे, तो ये फायदे की बात। और इन दोनों स्टॉक्स में एक मजबूत ओपनिंग हुई है। फर्टिलाइजर सेक्टर पर नजर रखिए, और हमारे एक्सपर्ट भी कह रहे थे, प्रकाश भी कह रहे थे कि यहां पर तेजी देखने को मिल सकती है। आरसीएफ देखिए अब 5.5% ऊपर, फैक्ट में तेजी है, एनएफएल में तेजी है, स्पिक में करीब 2.5% की तेजी। तो ये सारे के सारे फर्टिलाइजर शेयर देखिए आज बेहतरीन प्रदर्शन दिखा रहे हैं, इसी एंटीसिपेशन में कि अच्छा मानसून होगा। 2 कमजोर मानसून के बाद जो पूर्वानुमान आ रहे हैं वो थोड़े अच्छे आ रहे हैं। एचडीएफसी ये वो हैवी वेट है जो आज बाजार को संभालने का काम कर रहा है। 2.5% की मजबूती यहां पर देखने को मिल रही है आज के सत्र में। और गिरने वाले शेयरों में जरूर आप देखिए कुछ और अब बैंक शामिल होते हुए, यस बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, इवन पीएनबी, एसबीआई। तो बैंक निफ्टी अब थोड़ा सा दबाव दिखाता हुआ 1.4% नीचे इस वक्त दिख रहा है। तो दिग्गजों पर दबाव है और अब लगभग सारे दिग्गज बैंक नीचे होते दिख रहे हैं। आईसीआईसीआई बैंक ऑफ बड़ौदा, यस, पीएनबी, एसबीआई, कोटक लाल निशान में फिसलते हुए दिख रहे हैं। हालांकि कमजोरी कोई बहुत ज्यादा नहीं, घबराने की बात भी नहीं है। इतना तो बढ़ने के बाद थोड़ा बहुत तो बाजार रुकेगा, कहीं कहीं तो अटकेगा, तो ऐसा कोई खास दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन बाकी स्टॉक सहारा दे ही रहे। आप देखिए टाटा ग्रुप के शेयर, टाटा स्टील, टाटा मोटर्स ने संभाला है मोर्चा, यहाँ पर खरीदारी हो रही है। डॉक्टर रेड्डी जैसे दिग्गज मजबूत है, हिंडाल्को पॉजिटिव है। तो ओवरऑल कोई दिक्कत वाली बात फिलहाल है नहीं। अब भी 195 अंक ऊपर सेंसेक्स है, निफ्टी 55 अंक ऊपर है। तो इससे बढ़िया क्या बात होगी गैप से खुलने के बाद टिके हुए। चलिए इसी पर एक राय ली जाए। रजत, क्या आपके लिहाज से फिर ये लेवल शॉर्ट करने के लिए सही है या थोड़ा इंतजार करें? बैंक निफ्टी मेरे ख्याल से एक बार शॉर्ट पोजीशन लिया भी जा सकता है। आप शॉर्ट नहीं करना चाहते हैं तो 15,000 या 14,800 का पुट खरीद सकता है इस पे, कि क्योंकि मेरे ख्याल से बैंक आज ऊपर टानने में इसको प्रॉब्लम आएगा, ये सस्टेन नहीं कर पाएगा। आईओबी अनिल जिसका जिक्र हम कर रहे थे, केयर की रेटिंग के डाउनग्रेड के बाद आप देखिए थोड़ा सा 2% तक का कमजोरी यहां पर भी देखने को मिल रही है। आईडीबीआई बैंक भी 1% कमजोर है, बैंक ऑफ बड़ौदा 1% कमजोर है, पीएनबी, एसबीआई में भी थोड़ी सी मुनाफा वसूली हो रही है 2 दिनों के शानदार रनअप के बाद। इस बीच हेमंत डबल सेंचुरी मार चुका है सेंसेक्स, और दिन के उच्चतम स्तर पर सेंसेक्स और निफ्टी फिर से पहुंचते हुए दिख रहे हैं। और ये इंटरेस्टिंग बात है, ये तब हो रहा है जब बैंक निफ्टी लाल निशान में, उसके बावजूद। तो बेहतरीन बात क्या है? बेहतरीन बात यह कि ब्रॉडर मार्केट में खरीदारी होती दिख रही है। अब खरीदारी करनी है, एक आध सेक्टर नहीं भी चलेगा तो दूसरे सेक्टर हाथ लगाने के लिए। एचडीएफसी देखिए आप, इन्फोसिस देखिए 2.5% मजबूत है। रिलायंस इंडस्ट्रीज, अगर आप कंट्रीब्यूटर्स की लिस्ट देखेंगे तो आप पाएंगे कि ये वो कुछ स्टॉक्स हैं जो बाजार को सहारा दे रहे हैं। अच्छी बात यह है कि जो तेजी कल और परसों देखी गई थी उसमें सबसे बड़ा योगदान बैंकिंग शेयरों का था, लेकिन जो आज मजबूती देखी जा रही है आप देखिए उसमें हर सेक्टर का एक शेयर है। ऑटो में टाटा मोटर्स, रिलायंस इंडस्ट्रीज, ऑयल एंड गैस में एचडीएफसी फाइनेंशियल सेक्टर में, और इन्फोसिस आईटी सेक्टर में। तो आज सारे सेक्टर्स कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, इसलिए बाजार में एक अच्छी तेजी बनी हुई है। करीब करीब 200 पॉइंट जो आप कह रहे हैं सेंसेक्स में देखने को मिल रही है तेजी। इन्फी चल चुका है सुब्रमण्यम साहब, इसके अलावा वायदा कारोबार में कोई आईटी स्टॉक जो आप खरीदेंगे? देखिए ओवरऑल अगर हम आईटी की बात करें तो आई थिंक इन्फोसिस शायद सबसे बेहतरीन चार्ट और यहाँ पर अच्छी खासी वायदा कारोबार भी हमने काम देख रहे हैं। लेकिन अगर चुनने का तो शायद एक एचसीएल टेक एक सेकंड प्रेफरेंस के तौर से या शायद यहाँ पर आप बाइंग की जा सकती है। यहाँ पर अगर हम देखें तो 855 के आसपास बंद हुआ और आज भी थोड़ा ऊपर है, तो आई थिंक एक मॉडस्ट टारगेट 880 85 यहाँ तक एक टारगेट पकड़ के आई थिंक यहाँ पर भी एक तेजी आ सकती है। कुछ ट्रेडर्स के पुराने फेवरेट
लार्जेस्ट शेयर जैकॉब देखिए 3.5% मजबूत है। टीवीजी में 2.5% की तेजी आज के सत्र में देखने को मिल रही है। एमटीएनएल 2% मजबूती के साथ ट्रेड कर रहा है। तो कुछ और स्टॉक्स जहां पर आज तेजी देखने को मिल रही है। साफ तौर पर आज रिलायंस कम्युनिकेशन का स्टॉक थोड़ा सा कमजोरी के साथ ट्रेड करता हुआ आपको नजर आएगा, लेकिन चौतरफा तेजी देखने को मिल रही है अनिल मार्केट्स में। बिल्कुल, तो अच्छी खरीदारी, इसमें कोई डाउट नहीं। लेकिन अगर वायदा कारोबार में फिर एक अच्छी बढ़त के बाद शॉर्ट कॉल लेना हो किसी बैंक में, वो कौन सा होगा सुब्रमण्यम साहब? या फिर कमजोरी में कोई लोअर लेवल पर आप बैंक खरीदना चाहते हैं तो वो भी बता दीजिए। जी, शायद मैं बैंक्स की बात न करें। कल अगर हम एक यूनाइटेड स्पिरिट्स की बात करें तो ये वायदा कारोबार में आने के बाद कल एक अच्छी खासी शॉर्ट बिल्डअप देखे, ऑलमोस्ट 15% की बढ़त यहाँ पर अच्छी खासी शॉर्ट बिल्डअप देखे। कल भी 4-5% नीचे बंद हुआ था और मेरा मानना है कि आज जो भी नेगेटिव न्यूज फ्लो है इसके चलते इसमें और भी 3-4% की गिरावट देखने को मिल सकती है। तो आई थिंक उस पर फोकस कर सकते हैं और आज का जो अगर कोई मुनाफा वसूली आती है तो शायद ये सबसे ज्यादा यहाँ पर इफेक्ट होने की संभावना है। बिल्कुल, जिस तरह से विजय माल्या जी के पासपोर्ट की मांग करी है, अब बैंक्स ने उनको बाहर ना जाने दिया जाए, इस तरह की बात हो रही है। यूबी होल्डिंग के शेयर पर नजर रखिए। ये शेयर देखिए आज दबाव के साथ कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है, 3.5% कमजोर है। लेकिन बढ़ने वाले शेयरों की संख्या अब और देखिए बढ़ती जा रही है। एक गिरने वाले शेयर के सामने 2 से ज्यादा बढ़ने वाले शेयर हैं और इन्फोसिस जैसे हैवी वेट्स बाजार को सहारा देते हुए आईटी सेक्टर पर अब आपका क्या व्यू बन रहा है? लगता है आपको यहां पर तेजी करनी चाहिए? क्योंकि ये कुछ क्वालिटी स्टॉक्स हैं जो एफआईएस को काफी पसंद थे और एफआई की जब बाइंग लौट कर आती है तो बाजार यही मानकर चलता है कि सबसे पहले शायद यहां पर तेजी देखने को मिलेगी। बिल्कुल बिल्कुल, इनफैक्ट उसमें से एक वायदा कारोबार में भी एक जो कंपनी है ओएफएसएस करके बहुत बढ़िया पोजीशन पे है अभी। आईटी न्यूट्रल सा है सेक्टर, उसको कोई बजट में इम्पैक्ट नहीं हुआ और मुझे लगता है कि एक डिफेंसिव प्ले जिसको करना है और आजकल फार्मा डिफेंसिव नहीं हो रहा, एफएमसीजी नहीं रहा, तो आईटी कहीं ना कहीं एक आपको एक डिफेंसिव एलोकेशन दे सकता है। तो मेरे हिसाब से बहुत बढ़िया है। जो मार्केट के इसमें जो हम बात कर रहे थे, जो बढ़त जो अनिल जी ने कहा कि जो सेक्टर रोटेशन अब दिख रहा है, लीडरशिप जो है वो चेंज अगर बैंक से दूसरे दिग्गजों पे होगी, जो हैवी वेट्स पे आएगी और खास करके कोर सेक्टर पे मेटल्स और इस टाइप का जो बिल्डअप आ रहा है, उससे साफ जाहिर हो रहा है कि ये बाइंग जो है ये थोड़ी सी सस्टेनेबल रहेगी। इसका फायदा मिड कैप्स को अब आज आना शुरू हो जाएगा। आप देखिए कई मिड कैप बहुत ही स्मार्ट मूव्स दे रहे हैं। उसमें से एक मेरा जो पसंद का शेयर एवररेडी, हमने स्टॉक बजट से पहले भी इसको पिक में भी गिना था। ऑलरेडी काफी अच्छी बढ़त उसमें आई है पोस्ट बजट, पर आज वापस उसमें एक जो बाइंग मोमेंटम दिख रहा है, उससे साफ जाहिर है कि नीचे के वैल्यूएशंस पे फंड एक्टिविटी है, इंस्टीट्यूशनल एक्टिविटी है, जो भी बोल रहे हैं, लेकिन जेन्युइन लॉन्ग टर्म बाइंग कुछ अच्छी क्वालिटी मिड कैप्स में जरूर होगी। उसका लोगों को फायदा लेना चाहिए, उसमें समावेश उनका होना चाहिए। एक्चुअली मैं बता दूं आपको कि एवरेडी में आज एक अच्छी खबर भी है। खबर यह है कि इनका जो चाय का छोटा बिजनेस है, बहुत बड़ा नहीं है, उसको निकाल दिया। हाँ, उसको निकालने की बात हो रही है। जी बिल्कुल, नॉन कोर बिजनेस था, उससे वो हट जाएंगे। हाँ, अच्छा, एक चीज और जो हम बात कर रहे हैं ना प्रकाश की, कैश में स्टॉक्स ऊपर हैं, वायदा कारोबार में नीचे है, जिनमें डिविडेंड की बात हो रही है। 40 का डिस्काउंट हो गया, आप देखिए। हाँ, निफ्टी फ्यूचर में। लेकिन एक स्टॉक है पीसी ज्वेलर्स, 350 रुपए का भाव है यहाँ पर कैश में, और एफएनओ में 330-31। यहाँ पर भी 20 रुपए 19 रुपए का डिस्काउंट है, लेकिन यहाँ डिविडेंड प्ले नहीं है सर। इतना नीचे क्यों ट्रेड कर रहे हैं? 4 दिन तो हुए इसे वायदा कारोबार में आए हुए। हाँ, तो इसमें ऐसा है कि मेरे हिसाब से जो दिख रहा है पैटर्न की, शॉर्टिंग वालों का इंथुजियाज्म ज्यादा है और जो क्योंकि ये सारे ही जो नए आए हैं एंट्रेंस, अगर आप देखें तो पहले दिन सभी की पिटाई हुई थी, एक आध को छोड़ के, चाहे वो टाटा एलेक्सी रहा हो या इंडो काउंट हो या कमिंस हो। तो अच्छी कंपनीज को जब एफएनओ में समावेश जब उनका होता है, तो एक मौका खास करके जिनको ओवर प्राइस लगता है वो, उनको ये समझ आती है कि आज मेरे पास स्टॉक नहीं है लेकिन मैं इसको शॉर्ट कर सकता हूं। पहले तो मैं शॉर्ट नहीं कर सकता था। तो अब ये सोचिए कि इंटर ग्लोब अगर एफएनओ में आता है तो उसका क्या हाल होगा, क्योंकि सबसे पहले लोग निकल जाएंगे उसको शॉर्ट करें, क्योंकि सब काफी लोगों को ये है कि ये ओवर प्राइस। तो इस लिहाज से ये पीसी ज्वेलर पे भी ये पूरी जो है इसका असर जो दिख रहा है वो एक वो है, कहीं ना कहीं करेक्ट होगा। एंड आई थिंक कैश विल कम डाउन। ओके, लेकिन दिन के हाई पर आ गए मार्केट फिर से। एक्चुअली ये सबसे बढ़िया बात दिख रही है मुझे कि गैप अप होने के बाद सेल ऑफ आता नहीं है, मतलब, और अगर आ गया थोड़ा बहुत तो लोग खरीदने के लिए तैयार बैठे हैं। वही मैं बता रहा था, वैल्यू बाइंग जो हो रही है नीचे के स्तरों पे से, वो सस्टेन्ड है सर, वो ये नहीं है कि डर के हो रही है। अब थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बढ़ा है, बट
इसमें खास करके लोगों को ध्यान रखना चाहिए कि फंसने का ये पूरा एनवायरमेंट है। चलिए, इसे आप 3 दिन से आपने वेट किया और सबसे ऊंचे लेवल पे आप इस इंटरिम हाई पे इस सीरीज के अगर आ गए तो फिर वो बड़ा मुश्किल हो जाता है। फिर सवालों के जवाब देते हम लोग जब देखते हैं तब यही आता है कि ऊंचे लेवल पे जो फंस जाए। एक अच्छी खबर आती हुई मारुति की तरफ से, मारुति ने भी देखिए प्राइसेस का हाइक का अनाउंसमेंट कर दिया। बजट में जिस तरह से इंफ्रासेस लगा था सभी गाड़ियों के ऊपर और कहा जा रहा था मारुति को सबसे ज्यादा नुकसान होगा क्योंकि पेट्रोल सीएनजी गाड़ियों के ऊपर भी ये सेस लगा है जो एक्सपेक्टेड नहीं था। अब यहाँ पर वो जो दाम है वो पास ऑन होंगे, तो ये एक अच्छी खबर है। ये बताइए स्टॉक में कितनी तेजी देखने को मिल सकती है, क्योंकि हमने कल देखा था टाटा मोटर्स ने सबसे पहली कंपनी थी जिसने अनाउंस किया था, आप कह भी रहे थे कुछ देर पहले, और अब मारुति और कुछ और कंपनियों से भी अब एक्सपेक्टेड है कि वो पास ऑन करेंगे। ये बिल्कुल करना ही पड़ेगा क्योंकि ये चीज ऐसी है कि कंपनीज बेयर नहीं कर सकती इतने मार्जिन्स पहले स्ट्रेस में। बट मारुति के लिए एक ये बहुत बड़ा स्टेप इसलिए माना जाता है कि एंट्री लेवल पे होने की वजह से आज तक इनको कोई भी, इनकी डीजल व्हीकल कम होने की वजह से इनको कोई भी इस टाइप का दबाव नहीं रहा। ये पहली बार एक प्रेशर आया है और उसको ये कैसे हैंडल करते हो जरूरी था देखना। मार्जिन्स पे इंप्रूवमेंट, मार्जिन्स पे इम्पैक्ट नेगेटिव नहीं रहेगा क्योंकि अगर ये पास ऑन कर रहा है, और मुझे लगता है डिमांड में भी कोई तब्दीली आएगी नहीं, कोई प्रेशर नहीं आएगा। क्रेडिट स्विस की एक रिपोर्ट थी जिसमें वो कह रहे थे कि एमएनएम को बेचिए क्योंकि वो कॉन्फ्रेंस कॉल से खुश नहीं थे और वो कह रहे थे कि मारुति को खरीदिए। एमएनएम बेचिए, मारुति खरीदी। इंटरेस्टिंग। चलिए, इंटरेस्टिंग तो बाजार दिख रहा है मुझे। 240 अंक ऊपर हो चुका है। अब सेंसेक्स और निफ्टी पर मजबूती है 68 अंकों की, और 7437 जो लेवल निफ्टी का आपको दिख रहा है इस वक्त स्क्रीन पर, देखिए चार्ट, दिन का उच्चतम स्तर है इस वक्त। तो गैप से खुलने के बाद बाजार लगातार ऊपर बढ़ रहे हैं और सारा अलग अलग शेयरों से मिल रहा है जिनका हर लीडर सेक्टर का है मजबूती दिखा रहा है। डॉक्टर रेड्डीज, टाटा स्टील, एशियन पेंट्स, टाटा मोटर्स, इन्फोसिस, ये टॉप 5 गेनर जो निफ्टी में, पांचों अलग अलग सेक्टर के। उससे पता चलता है जो बात कर रहे थे हम अभी प्रकाश के साथ की चौतरफा खरीदारी होती दिख रही है और अब बैंक निफ्टी से फिर से मजबूती आती दिख रही है 50 अंकों की तेजी के साथ। चलिए, लेकिन आपसे विदा लेने का वक्त है। प्रकाश सुब्रमण्यम साहब और साथ ही रजत बॉस, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया सीएनबीसी आवाज के लिए वक्त निकालने के लिए। 24,500 पर पहुंचता हुआ सेंसेक्स और निफ्टी 1% की मजबूती के साथ 7,450 के बेहद नजदीक पहुंचता हुआ दिखा। चलिए, अब आगे बढ़ते हैं और हमारे साथ एक खास मेहमान कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। जी हां, डॉइश बैंक इंडिया के हेड ऑफ इक्विटीज प्रतीक गुप्ता साहब हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। प्रतीक जी, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर। सबसे पहले, क्योंकि आपकी इन्वेस्टर कॉन्फ्रेंस चल रही है, एक फील और फीडबैक लेना चाहता हूं। इतने सारे इन्वेस्टर्स हैं, फंड मैनेजर्स हैं, दुनिया भर से एफआईज भी आए हैं, लोकल फंड मैनेजर्स भी हैं। बजट के बाद क्या सेंटीमेंट पॉजिटिव होता दिख रहा है? ऐसे फीलर्स मिल रहे हैं आपको? एफआईज इंडिया पर पॉजिटिव हैं? जी, डेफिनेटली क्या हो गया है कि बजट में जो सबसे बड़ी बात थी, जो फिस्कल डेफिसिट का जो टारगेट गवर्नमेंट ने मेंटेन किया है कि 3.5% के आसपास रहेंगे, उसकी वजह से ग्लोबल मार्केट्स में एटलीस्ट इंडिया की तरफ थोड़ा ध्यान आकर्षित हुआ है कि द गवर्नमेंट इज वेरी फोकस्ड ऑन मेंटेनिंग इट्स फिस्कल क्रेडिबिलिटी। तो उसकी वजह से काफी स्टेबिलिटी आई है। हालांकि ग्लोबली हम लोग का व्यू अभी भी यही है और जो फीडबैक हमें बाहर के इंटरनेशनल फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं, सब लोगों का यही कहना है कि अभी भी ग्लोबली हालत काफी खराब है। चाइना में काफी रिस्क हैं, वहाँ पे करेंसी डिप्रिसिएशन का रिस्क है। यूरोप में इकोनॉमी बहुत स्लो है। यूएस में अब स्लो डाउन की वरीज हो रही हैं। वहाँ पर बिकॉज ऑफ दैट वो फेड रेट हाइक की भी बात अब पीछे हट गई है। तो ग्लोबल इकोनॉमी इतनी वीक है, ऐसे एनवायरनमेंट में भारत थोड़ा और मजबूत दिख रहा है, ये बात जरूर है। और उसकी वजह से थोड़ा बहुत सेंटिमेंट इंप्रूव हुआ है कि गवर्नमेंट ने ये नहीं किया कि फिस्कल डेफिसिट टारगेट छोड़ दिया। लेकिन बिकॉज ऑफ दीज ग्लोबल फैक्टर्स, इसकी वजह से कोई बहुत ज्यादा ओवर एक्साइटेड नहीं है कि ओके अभी हम इंडिया में और बहुत ज्यादा पैसा डालेंगे, क्योंकि ग्लोबली इक्विटीज एज एन एसेट क्लास की तरफ से पैसे बल्कि निकल रहे हैं। जो लोकल इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए बस मेरे ख्याल से सबसे बड़ी बात यह हुई कि पीएसयू बैंक्स के लिए जो कैपिटल रिलीफ मिली है 25,000 करोड़ बजट में, और ऊपर से वापस आरबीआई की पॉलिसी चेंज से और 25,000 करोड़, और प्लस ये जो फिस्कल डेफिसिट टारगेट मीट हुआ, तब अब उम्मीद बढ़ गई है कि अब रेट कट आएगा। तो उसकी वजह से थोड़ा मार्केट में इंप्रूवमेंट हुआ है। और उससे बड़ी बात ये हुआ था कि बजट से पहले, जाने से पहले कई लोग अंडरवेट थे, शॉर्ट पोजीशंस बहुत थी, लोगों का इन्वेस्टमेंट्स नहीं था। अब बजट एक इवेंट था जो कि निकल चुका है, तो उसके बाद अब थोड़ा कॉन्फिडेंस आ रहा है।
बिल्कुल, तो अब कॉन्फिडेंस आ रहा है और हम देख भी रहे हैं जिस तरह से तेजी हो रही है भारतीय बाजारों में पिछले 3 ट्रेडिंग सेशन से। सर, तो ये बताइए, पिछले आज थोड़ा होप कम हो रही है, लेकिन 2 दिनों से तो यही होप थी बजट खत्म होने के ठीक बाद की रेट कट अब आउट ऑफ टर्न होगा। अप्रैल तक का वेट शायद नहीं करेंगे गवर्नर साहब, अगले कुछ दिनों में ही हो जाएगा। आपका क्या मानना है, कब तक होगा? क्या आपको भी लगता है कि पॉलिसी से बाहर रेट कट हो सकता है, पहले हो सकता है? जी, वैसे तो पॉलिसी के बाहर भी रेट कट हो सकता है, इसमें कोई लिखा तो नहीं है कि उन्हें पॉलिसी के टाइम ही करना है। मार्केट में उम्मीद जरूर है कि पॉलिसी से पहले हो जाएगी, क्योंकि पॉलिसी अभी भी थोड़े टाइम दूर है। अप्रैल 4th 5th को पॉलिसी मीटिंग है, तो गिवन द पास्ट एक्सपीरियंस उम्मीद ये थी कि शायद 2-3 दिन में ही हो जाए। अभी तक हुआ नहीं है, बट हमें तो अब भी लगता है कि हो सकता है अभी, लेकिन नहीं भी हो तो उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। 15-20 दिन में कुछ फर्क नहीं पड़ता है। अप्रैल 5th को जो पॉलिसी है उसमें रेट कट जरूर आना चाहिए। लेकिन अच्छा प्रतीक जी, ये बताएं कि सर क्या आपको ये सेंस मिल रहा है आपकी कॉन्फ्रेंस से कि बजट के दिन जो हमने लो बनाए वो कोई बड़ी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन ना हो जाए ग्लोबल मार्केट्स में, तो वो नहीं टूटेंगे? मतलब वो एक अच्छा लेवल है जिसे हम भले पक्के तौर पर तो नहीं कह सकते कि बॉटम बन गया, लेकिन मानकर चलें, इस तरह के कोई संकेत हैं आप? जी जरूर, जैसा आपने बिल्कुल सही कहा, इस टाइम इंडिया स्पेसिफिक कोई ऐसा कारण नहीं है कि इंडिया यहां से और भी नीचे जाना चाहिए। लेकिन जैसे मैंने कहा पहले भी, ग्लोबली हालात काफी कमजोर हैं, चाइना हो या यूएस हो या यूरोप हो, तो वहां पे द रिस्क आर एक्चुअली इंक्रीजिंग वेरी सिग्निफिकेंटली। वहां पर इनफैक्ट आपने देखा होगा कि वहां पे द मनी इज गोइंग मोर इनटू द बॉन्ड यील्ड्स, बॉन्ड मार्केट्स वहां पर। सो ग्लोबल अगर कोई मेजर नेगेटिव इवेंट नहीं होता है तो उस हिसाब से देन वी कैन से कि हाँ, ये जो बजट के दिन जो लो हुआ था दैट इज प्रॉब्ली अ नियर टर्म लो। लेकिन मेरा कंसर्न यही है कि ग्लोबली हम लोग अभी भी हालात काफी खराब हैं, तो इससे और नीचे जाने की रिस्क है। वी कैन नॉट रूल इट आउट। पिछले 2 दिनों में जो हम एफआईएस की तरफ से फ्लोज आते हुए देख रहे हैं, कम से कम उनकी सेलिंग थमी है। आपको क्या कॉन्फिडेंस आ रहा है कि अब ये सेलिंग नहीं आएगी और एफआईएस का मोड चेंज होगा और यहां पर वापस से बाय के फिगर्स आएंगे? आपका क्या सेंस है सर? जी मेरे ख्याल से बाय का फिगर तब तक नहीं आएगा जब तक एक तो चाइना में थोड़ी स्टेबिलिटी चाहिए, वहां पे जो करेंसी की रिस्क है वो थोड़ी उसकी क्लैरिटी आनी चाहिए। इस वीक और नेक्स्ट वीक में यूरोजोन की ईसीबी वालों की मीटिंग है, उससे क्या सिग्नल्स मिलते हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। इंडिया में एक बड़ा फैक्टर एक और है, एक तो आरबीआई का पॉलिसी का वेट या उससे आउट ऑफ टर्न पॉलिसी रेट कट अगर हो जाए, वी कुड हैव बाइंग फ्रॉम देयर। लेकिन बारिश एक और चीज है विच इज स्टिल, हालांकि होप्स यही है कि इस साल बारिश नॉर्मल होएगी, बिकॉज अगर इस साल वापस बारिश खराब हो गई तो अगेन वापस एक अर्निंग डाउनग्रेड साइकिल स्टार्ट हो जाती है। जो ये 3-4 फैक्टर्स हैं, इसकी वजह से हमें तो ये लगता है कि बहुत ज्यादा डाउनसाइड नहीं है, बट ग्लोबली जो इश्यूज हैं उनका प्रिडिक्ट करना बहुत मुश्किल है इस टाइम। ये काफी सारे मूविंग पार्ट्स हैं इस टाइम। इंडिया इन दिस रिस्पेक्ट राइट नाउ इज लुकिंग वेरी पॉजिटिव। हमारा, जैसे आपने बजट में देखा, फिस्कल डेफिसिट कंसोलिडेशन ठीक ठाक चल रहा है, आरबीआई का रेट कट आना चाहिए। कॉर्पोरेट साइड में अर्निंग्स का हम ये कह सकते हैं कि द वर्स्ट इज ओवर। हो सकता है थोड़े बहुत डाउनग्रेड्स और आए, लेकिन जो पेस ऑफ डाउनग्रेड जो लास्ट 3-4 क्वार्टर से चल रहा था वो खत्म हो जाएगा। तो जो अर्निंग्स आउटलुक है वो प्रॉफिट बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। तो उस हिसाब से अभी तो ठीक लग रहा है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए वी हैव बीन सेइंग कि दिस होल डाउनटर्न जो लास्ट 6-8 महीने से चल रहा है, किसी का अगर 2-3 साल का इन्वेस्टमेंट होराइजन है तो उसके लिए बहुत अच्छा टाइम है। लेकिन शॉर्ट टर्म में वी कैन नॉट से कि अब और नीचे नहीं जा सकते हैं वापस, क्योंकि ग्लोबल फैक्टर्स अभी भी बहुत डोमिनेंट हैं। सो इफेक्टिवली अगले 2-3 महीने, 1 से 2 क्वार्टर ऐसे हैं इंडियन मार्केट्स में जहां पर अच्छे स्टॉक्स में खरीदारी करने का मौका बन सकता है, ये आपकी राय है। प्रतीक जी, अब इस पे मैं आपसे पूछना ये चाहता हूं, फिर आपकी रिसर्च टीम क्या कह रही है? कौन से वो सेक्टर्स है जहां पर आप ओवरवेट रहना चाहते हैं इंडिया में? जी अभी हमारी पोजीशनिंग ऐसी है कि क्योंकि हम लोग का वरीज है अबाउट द ग्लोबल मार्केट्स, इसलिए हमारी पोजीशनिंग फ्रॉम अ 3 मंथ 6 मंथ पर्सपेक्टिव थोड़ा डिफेंसिव है। तो इस एनवायरनमेंट में वो कंज्यूमर स्टेपल्स हों या यूटिलिटीज हों या इवन आईटी टू सम एक्सटेंट, फार्मा, सो इट्स स्लाइटली डिफेंसिव। बट इसका कारण ये है कि नियर टर्म में हमें अभी भी ग्लोबल रिस्क अभी भी बहुत ज्यादा लगती हैं।
यहाँ इंडिया में बैठे बैठे उतना पता नहीं चलता, लेकिन ग्लोबली हालत काफी खराब है। तो उसकी वजह से काफी डर है कि जो ये आउटफ्लोज अभी हो रहे हैं अभी तक खत्म नहीं हुए हैं, और भी एफआई सेलिंग आ सकती है। टेम्परली थोड़ा है, लेकिन एक बार ये वापस रिज्यूम हो सकती है। तो उस चक्कर में हम लोग अभी भी स्लाइटली डिफेंसिव पोजिशनिंग लेके बैठे हुए हैं। बट अगर किसी को 3 साल का व्यू लेना है, देन हमारे प्रेफरेंसेस वही रहते हैं, प्राइवेट बैंक्स, ऑटो सेक्टर है, सम ऑफ द कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी नेम्स, उस तरह के स्टॉक्स फिर अच्छे लगते हैं। बजट को देखते हुए किसी तरह का कोई बदलाव आप कर रहे हैं? किसी सेक्टर पर कोई ध्यान आपका बहुत तेजी का हुआ हो या फिर बहुत मंदी का हुआ हो? नहीं, बजट में इस बार मेरे ख्याल से सबसे बड़ी बात यह थी कि बजट में इस बार कोई भी ऐसा मेजर नेगेटिव या मेजर पॉजिटिव नहीं था, अदर देन एट द मैक्रो लेवल, कि एक तो फिस्कल डेफिसिट, सेकंड जो रूरल साइड में इन्होंने पैसे इन्वेस्ट करने की बात करी, उससे रूरल इकोनॉमी पे बहुत फर्क पड़ेगा। तो उस हिसाब से जो टू व्हीलर कंपनीज हैं, फॉर एग्जांपल, दे शुड बेनिफिट। सो द रूरल इकोनॉमी फोकस्ड कंपनीज, उनको फायदा होएगा। बट ऐसे कोई सेक्टर स्पेसिफिक, कोई वेरी एक्सट्रीमली पॉजिटिव या एक्सट्रीमली नेगेटिव, ऐसा कुछ नहीं था। बजट के दिन जरूर थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट हुआ था ऑन द पीएसयू बैंक्स, लेकिन फिर बाद में जब आरबीआई का वो पॉलिसी मेजर आया ऑन डिवैल्यूएशन रिजर्व्स की वजह से वो उनका कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो बढ़ गया, तो वो भी फर्क, उसका इम्पैक्ट कम हो गया। और वैसे भी अभी रेट कट की भी बात हो रही है। So overall budget was I would say heading in the right direction. कोई सेक्टर स्पेसिफिक कोई बहुत मेजर पॉजिटिव या नेगेटिव नहीं था। चलिए, तो ये रहा है इस वक्त बाजार पर तमाम सेक्टर्स पर। प्रतीक जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, अपनी कॉन्फ्रेंस में बिजी होने के बावजूद वक्त निकालकर आपने हमसे बातचीत की और बाजार के डायरेक्शन पर अपनी राय। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे प्रतीक गुप्ता, हेड ऑफ इक्विटीज डॉइश बैंक के, जो बताते हुए कि बाजार में यहां से नीचे के रिस्क कम है, हमारी अपने खतरे नहीं है, ग्लोबल मार्केट्स में अभी भी चिंताएं बरकरार हैं, तो वहां से संकेत लेने जरूरी होंगे। लेकिन एक स्टॉक जो आप देखिए इस वक्त बड़ा एक्शन में दिख रहा है, पीरामल एंटरप्राइजेस, 4 बड़े सौदे होते दिखे और स्टॉक तेजी से गिरता हुआ नजर आ रहा है, 4 से 5% नीचे आ चुका है। और ट्रेड्स जो हुए लगभग 6 लाख से ज्यादा के, हाँ जी हाँ, 6 लाख शेयरों के कारोबार हुए 4 बड़े सौदों में, 880 से लेकर 875 की रेंज में। लेकिन स्टॉक ये ट्रेड खत्म होते ही देखिए किस तरह से तेजी से गिरा है, 4% नीचे। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बाजार के एक और जाने माने एक्सपर्ट को शामिल करते हैं। हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में हमारे साथ एम्बिट इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी के मैनेजिंग डायरेक्टर वैभव सांघवी। सांघवी साहब, स्वागत है आपका CNBC आवाज पर। थैंक यू। बजट के बाद जो बढ़े, क्या सब लोग बड़े मंदी में थे, किसी को लेना नहीं था, लॉन्ग टर्म आ जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, तो ये सब शॉर्ट कवरिंग हो रही है या फिर वाकई में तेजी का मूड बन गया? 2 रीजंस। 1, अगर आप देखें कि बजट तक के पीरियड तक हम काफी अंडर परफॉर्म कर रहे थे एज कंपेयर टू द ग्लोबल मार्केट्स। सेकेंडली, और मेन रीजन एज यू राइटली मेंशन कि एक डर था कि शायद लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स का टैक्स आ जाए या कोई अदर एडवर्स मेजर्स आ जाए ऑन द बजट, जिससे मार्केट को नेगेटिव असर हो सकता था। आफ्टर बजट हमने देखा कि ऐसा कोई मेजर आया नहीं है। एट द सेम टाइम ग्लोबल मार्केट्स में भी काफी अच्छी स्टेबिलिटी देखने मिली है। 1, ऑयल काफी अच्छा स्टेबलाइज हो गया है, बेस मेटल्स स्टेबलाइज्ड हैं करंटली, और ग्लोबल मार्केट्स एक रिस्क ऑन ट्रेड पे है। लुकिंग एट के ECB की मीट है 10th मार्च, दिस मार्च, और काफी एक्सपेक्टेशंस है कि उसमें स्टिमुलस बढ़ाया जाएगा। सो ये सब कारण के लिए हम एक शॉर्ट कवरिंग डेफिनेटली देख रहे हैं। 2, काफी थोड़ा रिस्क ऑन मनी भी आ रहा है, इसलिए आपने 2 दिन से देखा कि FI के नंबर्स काफी पॉजिटिव रहे हैं। सो मुझे लगता है कि ECB दैट इज 10th मार्च 11th मार्च तक ये पॉजिटिव सेंटिमेंट एटलीस्ट बरकरार रहेगा। उसके बाद लेट्स होप फॉर द बेस्ट। तो यूरोपियन सेंट्रल बैंकर के ऊपर सबकी नजरें होंगी, लेकिन अपने सेंट्रल बैंकर से भी क्या आपकी एक्सपेक्टेशन है कि वो ECB के का व्यू देखने के बाद रेट कट करेंगे, और क्या लगता है पॉलिसी तक वेट करेंगे, आउट ऑफ पॉलिसी वेट रेट करेंगे? अगेन बजट ने 3.5 नंबर हेडलाइन नंबर देके मार्केट्स को एटलीस्ट सूट किया है। हालांकि उसका मैथमेटिक्स थोड़ा डिबेटेबल है और पीपल हैव डाइवर्स व्यूज अबाउट द मैथमेटिक्स। जी,
एट द सेम टाइम मार्च में 3 इंपॉर्टेंट मीटिंग्स है, इंक्लूडिंग ECB, FOMC एंड बैंक ऑफ जापान. सो आई थिंक ब्रॉडर ग्लोबल सीन में क्या हो रहा है वो एक वेरिएबल रहेगा फॉर द RBI ऑल्सो टू लुक फॉरवर्ड. आई एम नॉट सेइंग कि वो आउट ऑफ ऑर्डिनरी नहीं कर सकते हैं, बट अगर मेरा अनुमान है तो मेरी ये अपेक्षा है या मेरा ये व्यू है कि वो आई थिंक अप्रैल में के पॉलिसी के दिन तक का वेट करेंगे. आई थिंक CNBC आवाज ने पोल भी कराया था, वो भी उसमें ज्यादातर लोग 60% लोग यही मान रहे हैं कि वो पॉलिसी के दिन तक का वेट करना शायद सही समझेंगे. सारे ज्यादातर बड़े ब्रोकरेज हाउस, फंड मैनेजर सब ये मानना है ऐसी कोई जल्दी नहीं, खाली हमारा सेंटिमेंट ठीक हो जाए इसलिए RBI गवर्नर जल्दी करते हैं, वो तो एक अलग बात है. लेकिन RBI गवर्नर तो वो सब करते नहीं जो हम चाहते हैं, उनको तो सरप्राइज देने की. आई थिंक पार्ट ऑफ दिस इज कमिंग फ्रॉम लास्ट बजट ऑल्सो, कि लास्ट बजट में जब हमने 3.9 का देखा और तुरंत RBI ने आके एक्ट किया था. सो इसके लिए भी काफी वाइड एक्सपेक्टेशन था कि इस टाइम भी बजट के बाद अगर नंबर ठीक रहते हैं फिस्कल डेफिसिट के हिसाब से तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि दे माइट डू. आई एम नॉट सेइंग दे कांट डू, बट आई विल प्रोबेबली वेट, क्योंकि ये 3 बड़े इवेंट्स भी है मार्च में इन टर्म्स ऑफ ग्लोबल मॉनेटरी पॉलिसी इवेंट. सो आई थिंक वो भी देखेंगे. सर ये नहीं लगता आपको कि ये सरकारी बैंक जरूरत से ज्यादा भाग गए? नहीं, आई थिंक जो भी इंक्रीमेंटल स्टेप्स हो रहे हैं, आप इनफैक्ट लास्ट जो हुआ जो इन टर्म्स ऑफ प्रोविजनिंग या कैपिटल टियर 1 रेशियोज के देखें थोड़े रिलैक्सेशन हुए, तो इंक्रीमेंटल स्टेप्स हैव बीन इन द राइट डायरेक्शन. अगर आप मेरे को बताएं कि ये ज्यादा हो गए, देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि हाँ शायद हो गए हैं फॉर द शॉर्ट टर्म. और सेकेंडली मार्च क्वार्टर के ऐसे कोई रिजल्ट्स आने नहीं वाले हैं कि ज्यादा एक्साइटमेंट होनी चाहिए. बट इफ यू सी ऑन अ मैक्रो बेसिस, ऑन अ फंडामेंटल बेसिस, हर एक स्टेप I think is towards solving the problem which is there for the PSU banks. हाँ, अगर आप मेरे को पूछे कि इस टाइम पे अच्छे लगते हैं, आई वुड रादर वेट, लेट एवरीथिंग गेट ओवर एंड देन प्रोबेबली विल सी. काफी टाइम है अपने पास. नजरें रहने वाली है PSU बैंकों के लिहाज से उस ज्ञान संगम की बैठक पर भी, जिसमें चर्चा यही है कि शायद फिर से सरकार कहे कि अब ब्याज दरों को पास ऑन करिए, घटाइए, तो कुछ लोग मुनाफा वसूली आज इसलिए भी कर रहे होंगे यहाँ पर. लेकिन आपसे राय लेना चाहूंगा एक और चीज जिसके ऊपर बजट के बाद से हम एक्शन देख रहे हैं, और वो है डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स को बचाने के लिए कॉर्पोरेट्स ने जिस तरह से एक के बाद एक देखिए घोषणा कर दी है कि वो इंटरिम डिविडेंड देने वाले हैं. कई लंबी लिस्ट हो गई है अब तो, देखिए हर रोज हर घंटे के साथ वो लिस्ट बढ़ती जा रही है. कैसे अप्रोच करेंगे, कैसे प्ले करेंगे इस ट्रेड को? 2 थिंग्स. 1, इसके कारण 2 चीज हो रही है. 1 के फ्यूचर्स आपके अगर देखें इंडिविजुअल स्टॉक के काफी डिस्काउंट में चले गए हैं, और जो डिस्काउंट में चले गए हैं, फिर जनरली क्या होता है कि जब भी कोई डिस्काउंट में शेयर जाता है तो आप रिवर्स आर्बिट्राज के पोजीशंस देखने चालू कर लेते हैं जनरली इन नॉर्मल सर्कमस्टांसेस. बट इस टाइम जब अगर डिविडेंड सर पे है और हमको मालूम नहीं है कि कितना डिविडेंड डिक्लेयर करेंगे, हमें लगता है कि ये रिवर्स आर्बिट्राज पोजीशंस अभी नहीं बन रहे हैं, और उसके कारण आप सेलिंग नहीं देखेंगे इन काउंटर्स में. सो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स वाली जितने भी कंपनियां हैं उसमें थोड़े मोमेंटम बन सकते हैं और रह सकता है अप अंटिल डिविडेंड डिक्लेयर होता है तब तक. सो डेफिनेटली कंपनीज विल ट्राई टू गेट दैट बेनिफिट ऑफ DDT. तो लेकिन डिविडेंड वाले स्टॉक्स एक्शन में दिख रहे हैं. चलिए देखते हैं कितनी कंपनियां कितनी जल्दी कितना डिविडेंड बांटती है. लोगों के लिए ये एक फायदे वाली बात होगी. लेकिन कई सारे स्टॉक्स आ गए हैं जो फ्यूचर्स में भारी भरकम डिस्काउंट पर हैं, कैश मार्केट में अच्छी खासी प्रीमियम पर हैं, और जैसे ही इनमें डिविडेंड डिक्लेयर होगा ये डिस्काउंट उसके हिसाब से एडजस्ट होता हुआ दिखेगा और बाद में खत्म हो जाएगा. लेकिन एक और स्पेस जो साफ तौर पर दबाव में देखिए वो ऑयल एंड गैस स्पेस की, जहां पर बजट में जिस तरह से ड्यूटी जो है वो एड वेलोरम की गई, खासतौर से ONGC ऑयल इंडिया जैसे शेयरों पर काफी दबाव बना है. क्या लग रहा है सर, ये एक मौका दे रहा है क्योंकि क्रूड अब सेटल होता हुआ दिख रहा है, गिर नहीं रहा, उस हिसाब से फिर क्या खरीदारी करनी चाहिए इन शेयरों में या दूर रहे? इसका बैकग्राउंड ये था कि स्ट्रीट वाज एक्सपेक्टिंग कि अबाउट 10% एड वेलोरम ड्यूटी आएगी एज अगेंस्ट द फ्लैट सेस, बट वो 10% नहीं ना 20% आई है. इसके कारण हमने इमीडिएट नीजक रिएक्शन देखा वेयर मार्केट वाज डिसअपॉइंटेड. हाउएवर वो 20% भी फ्लैट सेस से कहीं बेटर है. अगर क्रूड 40-45 के ऊपर चलता है तो आई थिंक इट बिकम्स प्रीटी मच इनडिफरेंट अगेन.
और एड वैलोरम विल स्टार्ट प्रोबेबली हिटिंग. अगर सो विल हैव टू सी कि क्रूड 40 के नीचे रहे तो आई थिंक दिस इज वेरी बेनिफिशियल. अदरवाइज वी आर बैक टू स्क्वायर वन. सो आई डोंट थिंक देयर इज एनी मेजर ट्रिगर. थोड़ा रिस्पाइट है ग्लोबल ऑयल प्राइसेस पे, बट ये अगर आप मुझे पूछे कि ये 40, 45, 50 के ऊपर जाना चाहिए एज ए डायरेक्शनल ट्रेड, तो थोड़ा डिफिकल्ट दिख रहा है एट दिस पॉइंट इन टाइम. सो यू माइट सी टेम्पररी रैली, बट इतने कीन नहीं है ऑयल सेक्टर एज सच पे. बैंकिंग शेयरों पे इस समय नजर रखिए. बैंक निफ्टी अब वापस से लाल निशान में खिसकता हुआ आपको दिखेगा और अब गिरावट थोड़ी गहराती हुई दिख रही है. इलाहाबाद बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, यूनियन बैंक, IDBI बैंक, PNB, कैनरा बैंक, सिंडिकेट बैंक, SBI, ये तमाम ऐसे PSU बैंकिंग स्टॉक्स हैं जो 1 से 2.5% तक इस समय कमजोर होते हुए. तो PSU बैंक जिन्होंने कल अच्छी रैली दिखाई थी, अब यहां पर थोड़ा करेक्शन आज के सत्र में देखने को मिल रहा है और अब ये ट्रेंड लगभग क्लियर हो गया है बाजार खुलने के बाद से अब तक. ये बताइए, आप कह रहे हैं कि थोड़ा अवॉइड करना चाहिए, थोड़ा वेट करना चाहिए, सेटल होने देना चाहिए, कितना इंतजार करना चाहिए? करेक्शन और ये तेजी जो अचानक से आई, अब ये वापस कितना रिवर्सल हो सकती है आपके लिहाज से? रिवर्सल के हिसाब से, जैसे मैंने बोला कि मार्केट के हिसाब से अगर आप देखिए रादर देन सेक्टर, तो मार्केट 10th ऑफ दिस मंथ प्रोबेबली थोड़े बॉयंट रह सकते हैं. अगर आप मुझे कि यहाँ से मैं खेलूं 10th का ट्रेड या 12th का ट्रेड, आई वुड से नो, बिकॉज आई वुड से रादर वेट. देखो ECB में कितना ईजिंग आता है, वेदर इट इज बिलो एक्सपेक्टेशन, मार्केट एक्सपेक्टेशन या अबव मार्केट एक्सपेक्टेशन, और काफी रिस्क ऑन मनी लास्ट 3 दिन में डिप्लॉय हुआ है. आप इंक्रीमेंटल लेवल पे जाते हो ट्रेड के लिए तो थोड़ा डिफिकल्ट दिखेगा आपको. अनिल, आप कह रहे थे ब्रेक में कि दरअसल ये जो PSU बैंक्स में जो कल के जो बदलाव हैं उससे कुछ खास बड़ा असर शायद पड़ता हुआ नहीं दिखेगा. बैलेंस शीट के लिहाज से ऐसा नहीं है कि इनकी बैलेंस शीट मजबूत होती हुई दिखेगी. एक्चुअली 2 प्रॉब्लम है इनकी. एक तो इन्हें पैसा चाहिए क्योंकि NPS हो गए, और दूसरा है कि बैलेंस शीट ढीली हो गई. तो सिर्फ आपकी एसेट का रीवैल्यू करते हैं कि भाई मैंने अगर बुक्स में मैंने इस लैपटॉप को दिखाया कि ये 5,000 रुपए का है, लेकिन आज मार्केट वैल्यू इसकी 20,000 है, मैं इसके रीवैल्यू करके 20,000 दिखा दूं तो मेरी बुक वैल्यू तो बढ़ जाएगी. लेकिन अल्टीमेटली बैंक का धंधा क्या है? उधार देने का. उसके लिए तो पैसा चाहिए, रीवैल्यू करने से पैसा नहीं आता. तो छोटी प्रॉब्लम ठीक हो रही है कि आपकी बुक वैल्यू ठीक हो रही है, मेन जो मर्ज है, जो प्रॉब्लम है वो अभी तक बरकरार है. बस लोग वो अब समझ रहे हैं. करेक्ट, वो दिक्कत है. तो ये अभी ठीक होने में वक्त लगेगा. उसके लिए तो पैसा ही चाहिए जो सरकार को देना पड़ेगा. कब और कितना आएगा वो देखने वाली बात है. शुक्रिया सांघवी साहब आपका हमारे लिए वक्त निकालने के लिए. लेकिन हमारे साथ एक और कॉर्पोरेट दिग्गज कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं. यहाँ स्पाइस जेट के CMD अजय सिंह साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं. सर गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका CNBC आवाज पर. जो कुछ भी टैक्स बढ़ाए हैं ATF पर सरकार ने इस बजट में, क्या कहेंगे आप? सरकार तो कह रही कि आप आसानी से पास ऑन कर पाएंगे कंज्यूमर्स पे, लेकिन क्या वाकई में कंज्यूमर्स पे पास ऑन करना आसान है? कोई असर पड़ेगा डिमांड पर इसका? देखिए, एक प्रिंसिपल की बात है. आज हमारे देश में जो एविएशन फ्यूल है, दुनिया में सबसे महंगा अगर एविएशन फ्यूल कहीं है तो वो हिंदुस्तान में है, और इस टैक्स को लगा के आप उस फ्यूल को और भी महंगा कर रहे हैं. अब आप एक नई सिविल एविएशन पॉलिसी बनाने जा रहे हैं. उसमें आप कहते हैं कि भाई हमारा मिशन इस पॉलिसी का ये है कि हम फ्लाइंग को अफोर्डेबल बनाएंगे, जिससे ज्यादा से ज्यादा भारतीय नागरिक हवाई जहाज से जा सके. तो आप एक तरफ तो कहते हैं कि भाई हमारा मिशन ये है कि हम उसको अफोर्डेबल बनाएंगे, और दूसरी तरफ आप उसको एक्साइज उसकी बढ़ा देते हैं एविएशन फ्यूल की. जो लार्जेस्ट कॉस्ट आज अगर एयरलाइंस का कोई है तो वो एविएशन फ्यूल का है, उसका आप टैक्स बढ़ा रहे हैं. और जैसे मैंने कहा कि सबसे महंगा ऑलरेडी है और उसको आप महंगा कर रहे हैं. तो ये तो हमें तो लगता है कि ये बिल्कुल ही एक गलत कदम है. दूसरी बात ये है कि जिस प्रकार से आपने किस चीज पे टैक्स बढ़ाया इस बजट में? आपने टोबैको पे टैक्स बढ़ाया, आपने लग्जरी व्हीकल्स पे बढ़ाया, और आपने फ्लाइंग पे बढ़ाया. तो ये तो हमें लगता है बिल्कुल गलत है. ये क्लासिफिकेशन ही गलत है. ये सोच के जो हवाई सेवा है वो सिर्फ अमीरों की सेवा है, ये सोच हमें लगता है कि गलत है. आप क्या फिर मांग करेंगे, एक प्रेजेंटेशन देंगे, रिप्रेजेंटेशन देंगे वित्त मंत्री से कि इसको रोल बैक किया जाए?
बिल्कुल हम मांग करेंगे और ये जो बात है ये हमारे पूरे एविएशन क्षेत्र के लिए एक बहुत ही अहम बात है, क्योंकि हम एक तरफ तो हम ये कह रहे हैं कि हमें भी अपने हब्स को इम्पोर्टेंट बनाना है। लोग आज दुबई के थ्रू दुनिया में जाते हैं या और हब्स हैं, जो हिंदुस्तान के जो हब एयरपोर्ट्स हैं वो हिंदुस्तान से बाहर हैं। आज हम चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग अपने हवाई जहाजों को दिल्ली में लेकर आएं, मुंबई में लेकर आएं, बेंगलोर में लेकर आएं, हैदराबाद में लेकर आएं। तो अगर आपका एक तो पेट्रोल सबसे महंगा होगा और दूसरा आपके एयरपोर्ट के चार्जेस भी सबसे महंगे होंगे, तो फिर लोग आपके यहाँ हवाई जहाज क्यों लेकर आएंगे? तो हम चाहते हैं कि अगर भारत को एक विश्व स्तरीय एविएशन सेवा देनी है और एक विश्व शक्ति बनना है एविएशन में, तो ये जो टैक्सेस हैं इनको फिर से कंसिडर करना पड़ेगा। इसी प्रकार से एमआरओज पे जो टैक्सेस लग रहे हैं, जो मेंटेनेंस है, देखिए क्या हो रहा है आज हम कई एयरलाइंस अपने जहाजों को हिंदुस्तान से बाहर ले जाते हैं क्योंकि यहां पर इतना ज्यादा टैक्स लगता है कि वो वायबल ही नहीं होता यहां पर ठीक कराना हवाई जहाजों को। तो ये तो वो बात हो गई कि आज आप आपके पास एक गाड़ी है, उसकी आपको मेंटेनेंस करानी है, तो उसके लिए आप दिल्ली में ना करा सकें और उसको आपको कराची ले जाना पड़े। तो ये इस एनोमली को हमें ठीक करना होगा। कुछ कदम जरूर उठाए गए हैं इस बजट में। एमआरओज पे कुछ जो कंपोनेंट्स हैं उस पे कुछ टैक्स वैक्स कम किए गए हैं, लेकिन जो एक मुद्दे का जो सबसे बड़ा टैक्स लगता है, जो सर्विस टैक्स लगता है, जिसके वजह से ये पूरा का पूरा सेक्टर ही अनवायबल हो गया है, उस पे फिर से गौर करने की सरकार को जरूरत है। सर, कहीं कि ये सोच बदलने की जरूरत है सरकार को कि एयरलाइंस और एविएशन लग्जरी बिजनेस नहीं है, ये नेसेसिटी वाला है। क्योंकि आप देखिए ट्रेन के फर्स्ट क्लास के फेयर के साथ कंपेयर करें, फ्लाइट के फेयर तो लगभग बराबर हैं। अब आप देखिए फिर से टिकट पर 2% की ये लेवी लगा दी है सेस की, तो ऐसे में कंज्यूमर्स पर भी बोझ है, कंपनियों पर भी बोझ है। तो क्या ये जो 2% बढ़ाया है टैक्स इस पर टिकट्स पर, इसे भी वापस लेना चाहिए? देखिए, सर्विस टैक्स जो बढ़ाया गया है वो कई तरह के सेस लगाए गए हैं और उससे फिर सर्विस टैक्स बढ़ाया गया है। जो 2% सेस की आप बात कर रहे हैं वो एक प्रपोजल है इस सिविल एविएशन पॉलिसी में। वो अभी होता है या नहीं होता वो तो अब आगे हम देखेंगे, लेकिन जो आपने कहा एक सिद्धांत की जो बात है, आज हवाई सेवा अमीरों की सेवा नहीं रही है। आज मिडिल क्लास इंडिया या जो एक आम आदमी हवाई जहाज से जाता है और बहुत लोग जाना चाहते हैं, एक एस्पिरेशनल एक उसकी वैल्यू है। और हवाई सेवा से ना केवल इकोनॉमी में ग्रोथ होता है, स्टेट्स में बिजनेस बढ़ता है, टूरिज्म पे इतना ग्रोथ होता है। और आज भारत में ऑलरेडी एविएशन 20% के रेट पे बढ़ रहा है और इसको हम बहुत इंक्रीज कर सकते हैं, बहुत इससे एम्प्लॉयमेंट हम बढ़ा सकते हैं और जो आम नागरिक हैं उनको सुविधा दे सकते हैं। तो बिल्कुल सरकार को देखना चाहिए और करना चाहिए। बिल्कुल, आपका तर्क ये है, लेकिन सर हम सब सरकार का तर्क सुनते हैं तो वो ये कहते हैं कि पेट्रोल डीजल के ऊपर दरअसल ज्यादा इस समय टैक्स लगता है और इसीलिए एटीएफ को भी इसी तरह से टैक्स करना चाहिए। बहरहाल ये बताइए, जब तक ये हो नहीं जाता, रोल बैक हो नहीं जाता, क्या आप अब टिकट्स के दाम बढ़ा रहे हैं? क्योंकि हमने देखा है बजट में जो घोषणाएं की गई, एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई गई, कुछ और सेक्टर्स के ऊपर उन्होंने वो पास ऑन करी। क्या आप टिकट्स महंगा करने पर विचार कर रहे हैं और ये घोषणा कुछ ही दिन में हो सकती है? देखिए, हम इसको स्टडी कर रहे हैं मामले को और जो अगर कॉस्ट बढ़ेगी तो उसका किराया भी बढ़ेगा। इसमें तो कोई डाउट की बात ही नहीं है कि कॉस्ट बढ़ेगी तो किराया बढ़ेगा। जब कॉस्ट कम होती है, जैसे आपने देखा कि पिछले वर्ष में एविएशन फ्यूल की कॉस्ट कम हुई, जो एविएशन फ्यूल की कॉस्ट कम हुई तो जो टिकट के जो दाम थे वो भी 20% के करीब कम हो गए पिछले 12 महीनों में अगर आप देखें तो जब कॉस्ट कम होती है तो वो टिकट प्राइस कम हो जाते हैं और जब कॉस्ट बढ़ती है तो टिकट के जो दाम है वो बढ़ जाते हैं। सिंह साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे लिए वक्त निकालने के लिए और बजट के तमाम प्रपोजल्स पर अपनी राय हमारे साथ शेयर करने के लिए। तो ये थे अजय सिंह साहब, स्पाइसजेट के सीएमडी। चलिए, इस बीच बाजार ने बेहद दमदार शुरुआत की और अच्छी बात है कि मजबूत शुरुआत के बाद टिके हुए थोड़ा सा बैंक निफ्टी से प्रेशर है, अदरवाइज ब्रॉडर मार्केट में खरीदारी। पहला सौदा में आज के लिए उतना ही, लेकिन आप बने रहिए सीएनबीसी आवाज के साथ। ब्रेक के बाद हम आपको बताएंगे कमोडिटी बाजार की ओपनिंग किस तरह से हो रही है और आपके तमाम सवालों के जवाब देंगे सौदा आपका में। हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।